अगर एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन ओपन होते ही आप हो जाते हैं हैरान और परेशान, तो ये वीडियो है आपकी हर परेशानी का समाधान। आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन क्या सच में समझ भी रहे हो? अगर वोकेब अभी भी रटनी पड़ रही है और ग्रामर में रूल समझ नहीं आता, बस ऑप्शन देखकर आप टिक लगाते हो, तो आज का ये लेक्चर आपकी सोच को बदल देगा। क्योंकि यहाँ हम रटना नहीं सीखेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको मिलेगी क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि वर्ड देखा हुआ था लेकिन मीनिंग याद नहीं आया, रूल पढ़ा था लेकिन एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाए। आज से ये प्रॉब्लम खत्म। यहाँ हम रटना नहीं सिखाएंगे, यहाँ हम रूट से वर्ड को पकड़ेंगे, मीनिंग को फील करेंगे, सिनोनियम एंटोनियम से डेप्थ समझेंगे और एक छोटी सी स्टोरी से उसे हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ग्रामर में गैस नहीं करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे और रूल अप्लाई करेंगे और फिर करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। क्योंकि सिलेक्शन ऑप्शन टिक करने से नहीं, क्लैरिटी से होता है। अगर आपको भी ऐसी क्लैरिटी कहीं नहीं मिल रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ हम मेहनत करेंगे और सिलेक्शन भी लाएंगे। सो वेलकम बैक टू इंग्लिश PYQ सीरीज CGL 2025। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिलेक्शन लेकर ही रुकेंगे। क्लैरिटी से पढ़ो, कॉन्फिडेंस लाओ और सिलेक्शन पक्का करो। नंबर 6 को हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, वो है सिनोनियम से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक जितने भी मैंने क्लासेस कराए हैं उसमें आपने देखा है कि पहले हम किसी भी वर्ड का रूट वर्ड देखते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, फिर उसके बाद उसका मीनिंग देखते हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। देन हम उसके बाद उस वर्ड का सिनोनियम और एंटोनियम देखते हैं, फिर एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो और विजुअल्स के थ्रू पढ़ने से ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेनली यही कारण है इनमें स्टोरीज अटैच करने का, जिससे कि आपको विजुअल्स के थ्रू याद रहे। जब भी आप एग्जाम्स में जाएंगे और सेम वर्ड वहाँ पर आता है तो आपके दिमाग में ये स्टोरीज पक्का क्लिक होंगी और आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार्क करेंगे। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए इस वीडियो के साथ। फर्स्ट है सिनोनियम से, और सिनोनियम किसका पूछा है? डिलीटेरियस का। पहले हम रूट वर्ड देखते हैं। रूट वर्ड क्या होता है डिलीटेरियस का? डिलीट, ठीक है। और ये ओरिजिनली लैटिन वर्ड एक होता है डिलेर, इस वर्ड से ये आया है। अब इस डिलेर का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को खत्म करना, डिस्ट्रॉय कर देना, नाश करना किसी चीज का, या फिर टू वीप आउट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डिलीट है, उसके बाद ये RIOUS। तो जो IOUS होता है, ये पहचान होती है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनके एंड में जो सफिक्स लगता है वो होता है IOUS। तो IOUS को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक एडजेक्टिव है, ओके। और ये डिलीट का मतलब डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि इसका रूट वर्ड डिलीट है। इतना क्लियर हुआ आपको? रूट वर्ड और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो वर्ड डिलीटेरियस है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अब इसका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग देखिए। इंग्लिश में बोलेंगे कोजिंग हार्म और डैमेज, किसी चीज़ को हार्म करना, नुकसान पहुँचाना या फिर डैमेज करना। जैसा कि मैंने आपको रूट वर्ड का मतलब बताया था, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या होता है? हानिकारक या फिर नुकसानदायक। मेनली ये जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग आ रहा है वो नेगेटिव है, कोई चीज़ को हानि करना, नुकसान करना, इससे है, ठीक है। अब हम इसका सिनोनियम एंटोनियम देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, रूट वर्ड देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिया हमने, मीनिंग देख लिया इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब हम सिनोनियम एंटोनियम देखेंगे और फिर उसके बाद आपका जिस चीज़ के लिए रहता है इंतज़ार, जो कि है स्टोरी, वो देखेंगे। सिनोनियम क्या है? सिनोनियम होता है हार्मफुल। हार्मफुल, अब इसमें
ऐसा कोई भी वर्ड आपको नहीं दिखेगा जिसको कि आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हार्मफुल का मतलब हानिकारक, नॉर्मल यूज़ की बातों में भी हम हार्मफुल यूज़ करते हैं। डैमेजिंग, इसका मतलब क्षतिकारक, मतलब कि नुकसान पहुँचाने वाला। यहाँ पर देखिए डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक। अब इसको याद करने का तरीका ये ले सकते हैं आप, जैसे कि वो जो डिलीट था, इसमें से ये डेट, ठीक है? और ट्री, उसके बाद देखिए मेंटल। तो जो मेंटल लोग होते हैं, मतलब कि किसी को ऑफेंड नहीं होना है इससे, कि मैं बस याद रखने के लिए आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई पागल होता है, तो उससे सभी को हानि या फिर क्षति पहुँचने का डर रहता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक, ठीक है? इंजूरियस, इंजूरियस का मतलब नुकसानदायक। इंजरी का मतलब घाव होता है, चोट लगना होता है। इंजूरियस से आप याद रख सकते हैं कि नुकसानदायक। ओके? एंटोनियम, एंटोनियम क्या होता है? विलोम शब्द। एंटोनियम का मतलब उल्टा। तो अगर किसी चीज़ का मतलब हानिकारक होता है, तो उसका एंटोनियम क्या हो सकता है? बेनिफिशियल, लाभदायक, हेल्पफुल, एडवांटेजियस, फ़ायदेमंद, यूज़फुल, उपयोगी। ओके? यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, अब हम देखेंगे स्टोरी। तो क्या आप लोग तैयार हैं स्टोरी देखने के लिए? तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कृष्णा को मोबाइल पर गेम्स खेलने की बहुत आदत थी। वह हर रोज कई कई घंटे फोन पर बिताता था। शुरू में उसे लगा कि इससे उसका तनाव कम हो सकता है और वह खुश रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पर असर होने लगा। उसकी आंखों में दर्द रहने लगा और अंक भी कम आने लगे। एक दिन उसके शिक्षक ने समझाया कि किसी भी चीज की अति डिलेटेरियस, यानी कि हानिकारक होती है। कृष्णा को समझ में आया कि मोबाइल की ज्यादा लत उसकी पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए डिलेटेरियस है। डिलेटेरियस का मतलब कि हानिकारक है। उसने उसी समय तय किया कि अब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा। कुछ ही महीनों में उसके अंक फिर से अच्छे आने लगे। इस कहानी का मोरल क्या है? हर वह चीज जो ज्यादा हो जाए वह हमारे लिए डिलेटेरियस बन जाती है। ओके? तो डिलेटेरियस का मतलब हानिकारक बन जाती है। तो आप भी कमेंट में बताइए कि अभी भी आप में से कितने बच्चे हैं जो कि फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी पढ़ने के लिए नहीं, गेम्स खेलने के लिए, कृष्णा की तरह। ठीक है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हेल्पफुल नहीं, कंफर्टिंग नहीं, यूज़फुल नहीं, क्या होगा? हार्मफुल। क्योंकि डिलेटेरियस का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय या फिर वीप आउट या फिर कुछ डेंजरस होता है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? हार्मफुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंटोनियम से, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कैकोफोनिक का एंटोनियम क्या होता है। अब कैकोफोनिक का एंटोनियम बताने से पहले मैं आपको कैकोफोनिक का रूट वर्ड बताती हूँ। ठीक है? पहले हम यहाँ पर रूट वर्ड देखेंगे। क्या है? कैको फोनिक, ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। तो कैको का मतलब होता है खराब, बैड, और फोनिक का मतलब होता है साउंड। फोन से याद रख सकते हैं कि फोन से क्या आता है? साउंड आती है, तो कैकोफोनिक, तो साउंड। ठीक है? तो कैकोफोनिक का मतलब क्या हो गया? बैड साउंड, खराब आवाज। जैसे कौवे की होती है ना काव काव वाली आवाज, उस टाइप की आवाज को हम कैकोफोनिक साउंड बोलते हैं। ओके? अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि रूट वर्ड के बाद हम क्या देखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। तो कैकोफोनिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये है एक नाउन, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ हार्श मिक्सचर ऑफ अनप्लीजेंट साउंड्स। ऐसा हार्श मिक्सचर जो कि एक अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब कि जो हमारे कानों को चुभता है, हमें पसंद नहीं है, ऐसा साउंड, उसको हम बोलते हैं कैकोफोनिक। हिंदी में उसको बोल सकते हैं बेसुरा शोर या फिर ककर्ष ध्वनि। इतना क्लियर हुआ? हमने रूट वर्ड देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग्स देख लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब हम सिनोनियम और एंटोनियम देखेंगे। तो कैकोफोनिक का सिनोनियम क्या होगा? बैड साउंड का मतलब कि शोरगुल, रफनेस, हार्श, इससे होता है। ठीक है? तो इसका सिनोनियम भी ऐसा ही होगा, शोर से रिलेटेड, बेसुरापन से रिलेटेड। ठीक है? तो इसका सिनोनियम क्या है? नॉइस, क्लेमोर,
क्लेमोर, इसको याद करने का एक तरीका है। कोई बहुत ज़्यादा क्ले मांग कर क्ले मोर कर करके चिल्लाने की वजह से उसका जो आवाज़ है, एक तो चिल्लाने की वजह से शोर हुआ है, ऊपर से उसका जो आवाज़ है वो चिल्लाने की वजह से बेसुरा हो गया है। तो इसको आप याद रख सकते हैं क्ले प्लस मोर से। कोई चिल्ला रहा है क्ले मोर मतलब कि मुझे और क्ले चाहिए, उसकी वजह से उसका जो गला है वो फट गया है और रफ साउंड आ रहा है उससे, ठीक है? अगला है डिसोनेंस। तो डिसोनेंस का अगर आप देखें, अगर मैं आपको इसका रूट वर्ड बताऊं, तो यहाँ पर आपका रूट वर्ड है सोनेर, ठीक है? और डिस, डिस प्लस सोनेर मिलकर डिसोनेंस बनाते हैं। डिस का मतलब क्या होता है? नॉट, और सोनेर का मतलब क्या होता है? साउंड, ठीक है? साउंड के लिए हम सोनेर वर्ड यूज करते हैं, ये लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन में इसको सोनेर बोलते हैं। सोनेर का मतलब साउंड और डिस का मतलब नॉट। डिसोनेंस का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए साउंड, ठीक है? यहाँ तक वो साउंड जो बेसुरा हो। डिस, ऐसा डिस्कस्टिंग साउंड, डिस से आप डिस्कस्टिंग कर लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। डिस्कस्टिंग साउंड, ठीक है? डिसोनेंस, डिस्कस्टिंग साउंड, ठीक है? SON, और ये SONAR का मतलब होता है साउंड, ठीक है? बेसुरापन। ओके, नेक्स्ट है रैकेट। रैकेट क्या होता है? हल्ला, हल्ला करना। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं और आसपास में कितना हल्ला होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं रैकेट को रॉकेट से रिलेट करके। हार्श का मतलब तो आपको पता ही है कि बेसुरा होता है, और रफ का मतलब रूखा, बेसुरा। ओके, एंटोनियम। अब हम एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम क्या होगा? अगर जो कोई चीज बेसुरा है तो उसका एंटोनियम सुरीला से होगा, जैसे कि हारमनी, मधुर ध्वनि को हम हारमनी बोलते हैं, ठीक है? अगर किसी को हार और मनी दोनों चीज आप देते हैं तो वो इंसान आपके साथ मीठी मीठी बातें करेगा, मतलब कि मधुर ध्वनि में बात करेगा, क्योंकि उसको आपसे हार और मनी दोनों मिल रहा है। और आपको तो पता ही है कि अगर कहीं से भी किसी को मनी मिलता है, जो मनी देने वाला होता है उससे तो वो प्रेम से ही बात करेगा, ठीक है? मेलोडी, मेलोडी और मेलोडियस, और ये मैं आपको एक साथ कराऊंगी। तो पहले आप मेलोडी देखिए, लो, और ये प्लस OID, इन दो वर्ड से मिलकर बनता है मेलोडी, ठीक है? और ये है रूट वर्ड इसका। तो मेलो का मतलब क्या होता है? मेलो का मतलब होता है स्वीट, और ODI का मतलब होता है सिंगिंग। तो जो मधुरता, मधुरता के साथ गाना गाया जाता है वो होता है मेलोडी, ठीक है? यहाँ से आप याद रख सकते हैं। पीस का मतलब शांति हो गया, ठीक है? यहाँ पर देखिए मेलिलोक्वेंट, मेलिलोक्वेंट का मतलब होता है मृदु भाषी, मतलब कि मधुर बोलने वाला। ये देखिए यहाँ मेलोडियस और मेलोडी सेम ही चीज है। स्वीट, मेलो का मतलब या फिर मेली का मतलब होता है स्वीट, मधुर, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये मेली का मतलब होता है स्वीट, और लोक्वेंट, तो ये लोक्वेंट जो है, इसमें ये लोक है ना, ये है रूट वर्ड एक, और इसका मतलब होता है, लोक का मतलब होता है टॉक या फिर स्पीक, ठीक है? और इस पूरे को कंबाइन करके बनता है मैलीलोक्वेंट। वो इंसान जो मधुर बोलता हो उसको हम बोलते हैं मैलीलोक्वेंट। ओके, अब देखिए डल सेट, ठीक है? डल सेट का मतलब ही होता है मधुर। कोई कोई बहुत काव काव करके बहुत तेज तेज बोलता है, वो उससे अलग डल मतलब कि थोड़ा सा धीमा, डल आवाज, थोड़ी धीमी आवाज में बोलना और उसी पर सेट कर देना वॉल्यूम, तो उसी को हमको क्या लगता है कि मधुर बोल रहा है। डल सेट, डल मतलब धीमे और सेट मतलब उतने पर ही सेट कर दिया, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो वो होता है मधुर आवाज। अब देखिए ईओफोनिक, यहाँ पर ये जो ईयू है ना, ये है एक रूट वर्ड, और इसका मतलब होता है, ईयू का मतलब होता है गुड, प्लीजेंट, वेल, ठीक है?
तो ईयोफोनिक, और फोनिक का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या होता है, फोनिक का मतलब होता है साउंड। तो ईयोफोनिक पूरा मिलाकर क्या वो हो जाएगा कि अच्छा, प्लीजेंट या फिर सुरीला साउंड, उसको हम ईयोफोनिक बोल सकते हैं। इतना क्लैरिटी हुआ। सिनोनियम, एंटोनियम, सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। अब एक लास्ट बचता है, इसको भी हम देखते हैं, कॉनकर्ड। तो ये जो कॉनकर्ड है, कॉन का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, और कर्ड का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, ये दोनों ही रूट वर्ड है। कॉन का मतलब एक साथ, टुगेदर, और ये दोनों ही क्या है, लैटिन वर्ड है। तो कॉन का मतलब टुगेदर और कोड का मतलब हार्ट। तो दिल से बोलना, दिल से बोलने का मतलब कि बहुत ही सहमति के साथ बोलना। और इसका एंटोनियम मतलब कि इसका विपरीत हो सकता है डिस्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब दिल से, और दिल से जब हम बोलते हैं तो बहुत ही प्रेम और प्यार और मधुरता से बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब हम आपको स्टोरी बताते हैं। आर यू रेडी फॉर द स्टोरी? एंड आप ज़रूर बताइए कि आप स्टोरीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं या नहीं। और अगर जो आपको स्टोरीज़ पसंद आती है तो कमेंट में आप अपना भी नाम दे सकते हैं। अगर जो हम जिस टाइप की स्टोरीज़ बनाते हैं उसमें अगर आप अपना नाम ऐड कराना चाहते हैं तो उसके अंदर हम आपका नेम ऐड कर देंगे। ठीक है? एंड कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें सबने बोला कि उन्हें पूरा ऑल शिफ्ट के जितने भी सेट्स हैं वो पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें डिटेल में चाहिए। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर मैंने एक एक चीज़ को पॉइंट में लिखकर पीडीएफ में प्रोवाइड करने का सोचा है, और इससे आपकी हेल्प हो जाए तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया, अपनी प्रॉब्लम बताई, ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और अगर जो आपको और भी चीज़ें कुछ भी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ ऐड करना है, या फिर हमको इस पार्ट पर भी, इस चीज़ पर भी वीडियो चाहिए, या फिर ये चीज़ समझ नहीं आई, ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक जंगल में पक्षियों का एक समूह रहता था। सुबह-सुबह वे मिलकर मधुर गीत गाते थे, यानी कि मेलोडियस गीत गाते थे। ठीक है? जिससे वातावरण में हार्मनी फैल जाती थी। एक दिन कुछ कौवे आकर जोर-जोर से काँव-काँव करने लगे। अचानक वहाँ क्लैमोर मतलब कि कोलाहल और कैकोफोनिक, कैकोफोनिक मतलब कि बेसुरापन पूरे जंगल में फैल गया। पक्षियों ने मिलकर तय किया कि वे फिर से मधुर स्वर में गाएंगे। धीरे-धीरे शोर खत्म हुआ और फिर से हार्मनी लौट आई। और इस पूरे स्टोरी का मोरल ये है कि जहाँ हार्मनी होती है वहाँ शांति और सुंदरता भी होती है। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि जो पक्षी थे वो मधुर स्वर में गीत गा रहे थे, जो कि मेलोडियस सॉन्ग था। ठीक है, लेकिन जो कौवे थे तो वो कैसे काँव काँव कर रहे थे, कैकोफोनिक, और जो पक्षी थे वो ईयोफोनिक। ठीक है, तो पक्षी की आवाज़ कैसी थी, मधुर थी, जैसे कि कोयल से आप याद रख सकते हैं, कोयल ईयोफोनिक होती है और कौवा कैकोफोनिक होता है। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कौवा जो होता है वो काँव काँव करता है, तो कैकोफोनिक, और जो चिड़िया होती हैं या कोयल होती है वो ईयोफोनिक होती है। ईयू का मतलब कि अच्छी स्वर वाली, स्वीट साउंड वाली। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं वो वर्थ इट है कि नहीं। तो मेहनत का फल भी तो दिखना चाहिए ना, चैनल ग्रो होना चाहिए ना, जिससे कि हमें भी अंदर से हौसला मिले और हम और वीडियोस बनाएं। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिया गया था कैकोफोनिक, मतलब कि कौवे की तरह काँव काँव करके बेसुरा आवाज़ निकालना। तो इसका हमें बताना है एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब कि सुरीली चीज़। नॉइस क्या हो गई, शोर मचाना, ये होगा नहीं। डिसोनेंस मतलब कि
डिस्गस्टिंग साउंड निकालना, और ये भी हो जाएगा गलत। क्लेमोर, जो कि क्ले और ज़्यादा मांग कर शोर मचा रहा था, क्लेमोर क्लेमोर करते करते उसका गला जो था उसकी आवाज़ फट गई और उसकी वजह से बेसुरा आवाज़ आ रहा था, तो ये भी नहीं होगा। हारमनी, हारमनी, हार और मनी मिलते ही मधुरता से बात करने लगा, तो यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है ईडियम से, और ईडियम पूछा गया है सो द वाइट फेदर। तो सबसे पहले हम इस ईडियम का मीनिंग देखते हैं, हम इसके बारे में जितना भी डिटेल में देख सकते हैं वो देखेंगे, एंड देन एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, एंशिएंट स्टोरी जिससे कि ये ईडियम्स आया है, और एक स्टोरी और भी मैं बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस ईडियम के लिए हमने आपके लिए दो दो स्टोरीज फाइंड आउट किया है और इसमें ऐड किया है। तो देखिए, इस ईडियम का मतलब क्या होता है, ये इडियमेटिक फ्रेज है, इडियमेटिक एक्सप्रेशन है इसका, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका यही है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू बिहेव इन अ कावर्डली मैनर, टू सो फियर, मतलब कि डर से रिलेटेड है ये ईडियम, ठीक है। फेदर डर, फेदर फियर, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। वाइट फेदर फियर, वाइट फेदर देखते ही आपको डर लगता है। कायरता दिखाना, डरपोक व्यवहार करना, ठीक है। अब इसके कुछ सिनोनियम्स बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि चिकन आउट, डर कर पीछे हट जाना, ये है इसके सिनोनियम, और ये भी क्या है, ईडियम्स है, और ये भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उतनी सारी चीज़ें अटैच की हैं, और जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतनी फुल एनर्जी के साथ एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि किसी भी तरीके से वोकैब्स को आपको बिना रटे आपके दिमाग में फिट किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, लूज नर्व, लूज नर्व का मतलब अपना जो नर्व है उसको लूज कर देना, हिम्मत हार जाना, डर जाना, ठीक है। एक्ट टिमिडली, टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। जैसे कि डर के मारे लोग पानी पीते हैं ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टिमिड, मिड मिड में डर डर कर वो क्या पी रहा है, चाय, टिमिड, मिड मिड में वो चाय पी रहा है, तो वो क्या है, डरपोक है। जस्ट फॉर लर्निंग ओनली, ठीक है। टू एक्ट कवर्डली, ये भी है इसका मतलब। अब एंटोनियम देखिए, एंटोनियम एग्जैक्ट तो नहीं होता, बस अपोजिट चीज़ जो शो करता है उसी को मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। और ये एंटोनियम वाला ईडियम है। सो करेज, स्टैंड फर्म, डट कर खड़े रहना, साहस दिखाना। फेस बोल्डली, बहादुरी से सामना करना। तो आपने देखा कि इसका मतलब डर से है और इसका मतलब साहस से है। अब मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और कहानी कुछ ऐसी है, ये स्टोरी है पुराने ज़माने की, और ये इंग्लैंड में मुर्गों की लड़ाई से आया है ये मुहावरा। तो क्या होता था ना कि पुराने ज़माने में मुर्गों को दो तरीके से जज किया जाता था। जैसे कि जो पुराने और लड़ाकू मुर्गे होते थे, उनके पंखों में सफ़ेद पंख नहीं होता था, और जो डरपोक मुर्गे होते थे, मतलब कि जो लड़ाई नहीं करते थे, उनके पंख में सफ़ेद पंख होता था। अगर किसी भी मुर्गे की पूंछ में सफ़ेद पंख यानी कि वाइट फेदर दिख जाए तो उसे कमज़ोर या डरपोक समझा जाता था उस टाइम पर, ठीक है। जब कोई मुर्गा लड़ाई से भाग जाता था तो उसे कहा जाता था कि उसने वाइट फेदर दिखा दिए, उसने शो कर दिए हैं अपने वाइट फेदर। धीरे धीरे ये वाक्य लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा। जब कोई व्यक्ति डर कर पीछे हट जाए तो उसे कहा जाने लगा ही shows द वाइट फेदर। उदाहरण के लिए देखिए कि युद्ध के समय उसने वाइट फेदर दिखा दिए, परीक्षा से पहले डर कर वाइट फेदर मत दिखाओ। तो ये थी स्टोरी जो कि पुराने ज़माने में मुर्गों की लड़ाई से आए हुए ईडियम को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। और एक और स्टोरी मैं आपके लिए लाई हूँ, ये भी बहुत ही स्पेशल स्टोरी है। स्टोरी ये है कि सेकंड स्टोरी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जुड़ी हुई। पहले विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में एक और परंपरा शुरू हुई। जो पुरुष सेना में भर्ती नहीं होते थे उन्हें कुछ महिलाएं सफ़ेद पंख देती थी। इसका मतलब था तुम कायर हो।
इस घटना ने इस मुहावरे को और भी ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका मतलब डर से था। और अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला है टू सिग्नल फॉर हेल्प, नहीं। टू डिस्प्ले करेज, मतलब कि करेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? साहस दिखाना। लेकिन यहाँ तो ये डर की बात हो रही है, तो ये होगा नहीं। फिर टू एडमिट डिफीट ग्रेसफुली, मतलब कि ग्रेसफुली जाकर अपनी हार मान लेना, ये भी नहीं है। फिर है टू एक्ट कवर्डली। कवर्डली का मतलब होता है डर, और डरपोक की तरह बिहेव करने को बोलते हैं हम शो द वाइट फेदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक और एंटोनियम यहाँ पर दे दिया है, देख रहे हैं आप? एंटोनियम और सिनोनियम का वेटेज कितना ज़्यादा है सीजीएल के एग्ज़ाम में। वैसे तो इस एग्ज़ाम में जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का एसएससी ने ट्राई किया है। यहाँ पर आप देखिए, अब इन्होंने एंटोनियम पूछा है सबटेरफ्यूज। सबटेरफ्यूज का जो रूट वर्ड होता है वो मैं पहले बताऊंगी, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। तो रूट वर्ड इसका क्या है? रूट वर्ड है सब, और इसका मतलब होता है अंडर। उसके बाद है फ्यूजरे, इसका मतलब होता है टू फ्ली या फिर स्केप। स्केप का मतलब होता है कहीं से भागना, स्केप आउट हो जाना, भाग जाना। ठीक है। रूट वर्ड हमने देखा, अब हम देखेंगे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एक नाउन है और इसका इंग्लिश मीनिंग है डिसाइड यूज्ड टू अचीव अ गोल। मतलब डिसाइड का मतलब आपको याद होगा, डिसाइड का मतलब होता है धोखा। अब सारे बच्चे कमेंट में मुझे बताएंगे कि फिडिलिटी का मतलब क्या होता है। फिडिलिटी का सिनोनियम और एंटोनियम ये आपको कमेंट में बताना है कि फिडिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनियम क्या है, इसका सिनोनियम क्या है। ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी मीनिंग छल, कपट और धोखेबाजी, ये इसका हिंदी में मतलब होता है। सबटेरफ्यूज मतलब कि धोखा देना, सबको धोखा देना, सबके आंखों में टीयर देना, उनके फ्यूज उड़ा देना, उसको हम क्या बोलते हैं? धोखा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। सब, ये सिर्फ याद रखने के लिए बोल रही हूँ मैं। सब से आप सारे, मतलब कि रियल में जो सब वाला सब होता है वो याद रख सकते हैं। टेर से आप टीयर याद रख सकते हैं। फ्यूज का मतलब सबका फ्यूज उड़ा दिया। ऐसा धोखा दिया कि सबकी आंखों में आंसू और फ्यूज भी उड़ा दिया सबका। समझ आया? ये सिर्फ याद करने का तरीका है, और अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे ना तो रटने से भी ज़्यादा सही रहता है इस तरीके से याद रखना। रटने से क्या है, आप बार बार भूल जाओगे, लेकिन अगर आप ट्रिक के साथ याद करोगे, जैसे कि इसमें मैंने ट्रिक बताया, तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब इसका सिनोनियम देखिए। सिनोनियम क्या है? डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब होता है धोखा। जहाँ पर ये DECE आपको दिख जाए, इस रूट का मतलब ही होता है धोखे से। जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा DECE, डिसेप्शन का मतलब धोखा। अगला है ट्रिकरी। ट्रिकरी का मतलब चालाकी से धोखा देना। जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम के लिए ट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब ये ट्रिक्स क्या हम करेंगे, इसका यूज़ करके एग्जामिनर को धोखा देंगे। कैसे धोखा देंगे? वो बड़ा सा बड़ा वर्ड्स लेकर आएगा और वो सोचेगा कि बच्चे तो इसका आंसर कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो ट्रिक है इससे हम चालाकी से एग्जामिनर को दे रहे हैं धोखा। उसका जो वहम है उसको हम कर रहे हैं ख़त्म। ठीक है। तो ट्रिकरी को आप याद रख सकते हैं कि ट्रिक वो जो दे एग्जामिनर को धोखा, ऐसा ट्रिक होना चाहिए। ठीक है। ट्रिकरी का मतलब धोखा, चालाकी से धोखा। उसके बाद है चिकैनरी। चिकैनरी का मतलब होता है कपटपूर्ण चाल।
तो चिकेनरी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिकरी चिकेनरी, ट्रिकरी चिकेनरी, ऐसे राइमिंग करके याद रख सकते हैं। इन दोनों का मतलब ही धोखा, कपट, छल इससे होता है। फ्रॉड का मतलब धोखेबाजी, ठीक है? और आपको मैंने पूछा था ना फिडिलिटी का मतलब बताना है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी तक हम 6th क्लास पर हैं, 2 से 3 बार इसका मीनिंग पूछ चुका है। एंटोनियम होगा ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस और कैंडोर। कैंडोर का मतलब स्पष्टवादी, कैंडिड भी होता है। अगर हम बोले कि वह कर सकती है, कर सकता है, कैंडिड, एकदम स्पष्टता के साथ वो कर सकती है। कैंडोर, कैंडिड, ठीक है? स्पष्टता। यहाँ पर हमने सिनोनियम, एंटोनियम सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम देखेंगे स्टोरी। तो क्या आप स्टोरी के लिए रेडी हैं? तो स्टोरी कुछ ऐसी है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को गलत जानकारी देकर सामान बेचता था। वह अपने लाभ के लिए हमेशा सब्टरफ्यूज का सहारा लेता था। सब्टरफ्यूज का मतलब कपट। जैसा कि मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी तो उसमें बताया कि सब मतलब कि सबके टर मतलब टीयर, सबकी आंखों में ऐसा टीयर देता था कि सबका फ्यूज उड़ जाता था, मतलब कि सबके साथ ऐसा कपट करता था। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, व्यापार में ईमानदारी और कैंडोर ज्यादा समय तक चलती है। व्यापारी ने अपनी गलती समझी और सच्चाई से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका विश्वास और सम्मान बढ़ गया। मोरल यह है कि डिसाइड से नहीं, ऑनेस्टी से सफलता मिलती है। अब डिसाइड का मतलब धोखा होता है, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो देखते हैं। पहला है डिसेप्शन। मैंने आपको बोला DECE जहाँ दिख जाए वो धोखे से होता है, तो हमें दिया था धोखे वाला मीनिंग, उसका हमें बनाना था एंटोनियम, और ये तो खुद ही सिनोनियम है, तो ये तो होगा नहीं। ट्रिकरी, ट्रिकरी का मतलब ट्रिक से हम देंगे SSC को धोखा, ऐसा ट्रिक होगा कि SSC को मिलेगा धोखा, याद है? ये भी नहीं होगा। फिर मैंने बताया ट्रिकरी चिकेनरी, ट्रिकरी चिकेनरी, तो ये भी नहीं होगा। कैंडोर, कैंडोर क्या होता है? स्पष्ट, मतलब कि आप स्पष्ट हैं अपने लक्ष्य को लेकर कि यू कैन क्रैक SSC एग्जाम। और यू कैंडिड, कैंडिड का मतलब स्पष्टता, स्पष्टता इतनी है कि आप एग्जाम को कर लेंगे क्रैक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पोर्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्लांट बेस्ड पॉल्यूशन क्लीनअप। मतलब कि प्लांट बेस्ड पॉल्यूशन का जो क्लीनअप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लांट बेस्ड क्लीनअप होता क्या है। एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक गांव में जमीन प्रदूषित हो गई थी। वैज्ञानिकों ने वहां खास पौधे लगाए। कुछ महीनों बाद मिट्टी साफ होने लगी। गांव वालों ने सीखा कि ये जो प्लांट बेस्ड पॉल्यूशन क्लीनअप है, यानी कि जमीन को प्रदूषित होने से बचाने के लिए या जमीन में हुए प्रदूषण को दूर करने के लिए जो खास तरीके के पौधे लगाए गए, उसी को बोला जाता है फाइटो रेमेडिएशन, यानी कि पौधों से प्रदूषण हटाना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फाइटो रेमेडिएशन का रूट वर्ड क्या है और इसका मीनिंग क्या है। फाइटो, रेमेडी, ये दो वर्ड मिलकर ये बना है, ठीक है? तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट और रेमेडी का मतलब होता है इलाज। तो आपको समझ आया कि फाइटो रेमेडी पूरा मिलाकर ये मीनिंग दे रहा है प्लांट के द्वारा धरती का इलाज करना, यानी कि पॉल्यूशन को खत्म करना। ओके, अब हम देखेंगे कि फाइटो रेमेडिएशन जो है ये वर्ड के बारे में। वर्ड है फाइटो रेमेडिएशन, ठीक है? और ये है एक नाउन। इसका मतलब होता है द यूज ऑफ प्लांट टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल, वाटर और एयर। मतलब कि सॉइल में, वाटर में, एयर में जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करना प्लांट को यूज करके। तो आप देख रहे हैं प्लांट कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
हिंदी में मीनिंग क्या है? पौधों के माध्यम से प्रदूषण की सफाई या फिर शुद्धिकरण। ब्रेक करके मैंने आपको रूट वर्ड दिखाया कि फाइटो का मतलब प्लांट, ग्रीक शब्द है जिसका मतलब कि पौधा होता है। रेमेडिएशन का मतलब क्लीनिंग या फिर करेक्टिंग या फिर इलाज। अब ये पूरा मिलाकर क्या बनता है? फाइटो रेमेडिएशन मतलब कि प्लांट क्लीनिंग, मतलब कि पौधों के द्वारा प्रदूषण को साफ करना। क्या आपको पता था कि पॉल्यूशन की सफाई हम प्लांट लगाकर भी कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। फाइटो, 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 लेकिन यहाँ पर फाइट है सिर्फ, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। रेमेडिएशन, रेमे, यहाँ पर ई की जगह वाई है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आई है, ये भी नहीं होगा। यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। डन। क्वेश्चन नंबर 6 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। यहाँ पर पूछा गया है अ प्रोफेशनल हु प्रिपेयर मैप, वो प्रोफेशनल जो कि मैप बनाता हो। तो इनमें से कौन सा है जो मैप बनाता है? तो इन ऑप्शंस के बारे में एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगी, ठीक है। टोपोग्राफर, टोपोग्राफर का रूट वर्ड क्या है? टोपो मतलब कि प्लेस, और ग्राफ मतलब कि टू राइट या फिर टू ड्रो। ओके, जैसे कि ये एक रूट वर्ड है और ये एक रूट वर्ड है, दोनों ग्रीक का है। टोपो को टोप्स बोला जाता है और जिसका मतलब होता है स्थान, प्लेस, और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट या फिर टू ड्रो। इन दोनों को मिलाकर क्या मीनिंग फॉर्म होता है? टोपोग्राफर मतलब प्लेस ड्राइंग करने वाला, यानी कि स्थान भूमि का चित्रण करने वाला, जो कि होता है टोपोग्राफर। ओके, अगला है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या है? इसका रूट देखिए, यहाँ पर है कार्टो और ग्राफ। तो कार्टो का मतलब होता है मैप, कार्टो, कार्टो, कार से इसने क्या किया? कार से घूम घूम कर मैप बनाए, कार्टो, ठीक है। ग्राफ का मतलब राइट या ड्रो। तो आपको याद रखना है कि कार्टो का मतलब होता है नक्शा। अब ये दोनों वर्ड मिलकर बनाते हैं कार्टोग्राफर। तो मैप, ड्राइंग मतलब कि मानचित्र बनाने वाला। कार्ट, मैप वाली कार्ट, पेपर चैट, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जियोडेसिस्ट। रूट है यहाँ पर जियो और डेसी। जियो का मतलब अर्थ, जियोग्राफी बोलते हैं, जियोग्राफी में भी जियो का मतलब पूरा भूगोल है ना। इसी तरीके से जियो होता है, इसका मतलब होता है अर्थ। अब डेजी, डेजी का मतलब होता है डिवीजन, मीजरिंग मतलब विभाजन या फिर मापना, तो ये होता है डेजी। और ये दोनों वर्ड मिलकर बनते हैं जियोडेजिस्ट, मतलब कि अर्थ मीजर करने वाला, अर्थ मीजरर, पृथ्वी के आकार और माप का विशेषज्ञ होता है। ट्रिक यही है, जियो से जियोग्राफी और जियोग्राफी अर्थ, मैंने आपको अभी बताया। फोर्थ क्या है? आर्किविस्ट। आर्किविस्ट रूट वर्ड आर्काइव से आया है। आर्काइव का मतलब होता है पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब कि सरकारी दस्तावेज। ईस्ट का मतलब होता है पर्सन हु प्रैक्टिस, ठीक है, IST जिसके पीछे लगता है। अब ये दोनों मिलकर बनाते हैं आर्किविस्ट, और इसका मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड कीपर, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। जैसे कि आपके व्हाट्सएप में भी आपने देखा होगा एक आर्काइव करके ऑप्शन होता है, तो आप उसमें कोई भी चैट या कुछ भी आर्काइव में डाल देते हैं तो वो सुरक्षित रहता है। उसी तरीके से ये जो आर्काइविस्ट होता है वो रिकॉर्ड्स को अच्छे से संभाल कर रखता है, ठीक है, रिकॉर्ड कीपर बोलते हैं उसको। यहाँ पर पूछा गया था कि जो प्रोफेशनल होता है जो कि मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 था टोपोग्राफर, मतलब कि भूमि की सतह और ऊंचाई का अध्ययन करने वाला, ये तो नहीं होगा। कार्टोग्राफर, नक्शा बनाने वाला, मतलब कि मैप
प्रिपेयर करने वाला, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। जियोडेसिस्ट का मतलब था पृथ्वी के आकार और माप का अध्ययन करने वाला, ये भी नहीं होगा। आर्काइविस्ट था दस्तावेजों को सुरक्षित रखना, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 में है फिलिप्स। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक माइंड मैप का छोटा सा पार्ट लगाया है रूल नंबर 4 का, और ये माइंड मैप है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और अगर जो अभी तक आपने माइंड मैप वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपको वो वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। अभी आप आज देखेंगे इसी सेट में 13 सितंबर 2025 के शिफ्ट नंबर 3 में कि सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के माइंड मैप से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का माइंड मैप तो देखना बहुत जरूरी है। वहां पर आपको पता चलेगा कि किस लेवल का पढ़ाया गया है, वहां पर आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया गया है। और मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरे माइंड मैप का प्लेलिस्ट का भी लिंक है, और पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का भी लिंक है। ठीक है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पर जाकर आप ये माइंड मैप्स को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ईच ऑफ द डाटा सेट्स डैश बीन एनोनिमाइज्ड बिफोर रिलीज। यहाँ पर आप ये देखिए ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। और मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के माइंड मैप वाली क्लास में रूल नंबर 4 में बताया था, जब कोई भी सेंटेंस वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ इनसे स्टार्ट होता है, तो उसमें रूल क्या अप्लाई होता है? रूल अप्लाई होता है कि जो इसके बाद, इन वर्ड्स के बाद नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट होगा या फिर द स्टूडेंट्स होगा। तो जैसा कि इस रूल में बोला गया कि प्लूरल नाउन आएगा, तो वन ऑफ के बाद आना चाहिए स्टूडेंट्स, और वर्ब लगेगा सिंगुलर, तो क्या आएगा? इज। ठीक है, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अब्सेंट। आइदर ऑफ प्लूरल नाउन वर्कर्स, वर्ब सिंगुलर तो इज। ठीक है, वन ऑफ द वर्कर्स इज प्रेजेंट, ये होगा करेक्ट। हर सिस्टर लिव इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी या फिर सिटीज। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो होता है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? सिटीज। तो इस रूल से आपने एक चीज समझा कि ये जो वर्ड्स है, मान लीजिए वन ऑफ है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, और इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी आप इसी वीडियो में देखेंगे कि ये कितनी बार एक ही शिफ्ट में पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको जा करके ये वीडियो माइंड मैप का जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 घंटे की वीडियो होती है, और उसके अंदर फुल चैप्टर आपको, फुल कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल आपको समझाया गया है। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको इतने कम समय में कहीं नहीं मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या था, ईच ऑफ। ईच ऑफ ये वर्ड आ गया, इसके बाद द डाटा सेट्स। ये जो द डाटा सेट्स है ये क्या है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, नाउन के बाद ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा? वर्ब आएगा सिंगुलर। ठीक है, अब ऑप्शंस में से देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन सा है। ये आर है, ये नहीं होगा। हैव है, ये भी प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। वर्ब भी प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। हैज क्या है? सिंगुलर है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हैज। यहाँ पर आएगा हैज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यहाँ पर आपने रूल्स भी समझे। तो अगर जो आपको कोई भी डाउट है किसी भी रूल के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर गिवन है, द क्यूरेटर ऑप्टेड डैश डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट ड्यू टू प्रिजर्वेशन कंसर्न। ठीक है, यहाँ पर ऑप्ट ही मेन गेम खेल रहा है। यहाँ पर ऑप्ट जो है वो, और इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग
ये दो चीजें यहाँ पर डिसाइड करेंगी कि इस डैश वाले जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। द क्या है, आर्टिकल है। क्यूरेटर क्या है, ये है नाउन। इसका मतलब होता है संग्रहालय, जहां पर चीजों को संग्रह करके रखा जाता है। ऑप्टेड क्या है, ऑप्टेड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है निर्णय लिया या फिर चुना। ओके, फिर यहाँ पर डैश है, उसके बाद से डिस्प्लेइंग क्या है, जीरंड है। द क्या है, आर्टिकल है। डिस्प्लेइंग का मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करना। आर्टिफैक्ट है नाउन और आर्टिफैक्ट का मतलब होता है प्राचीन वस्तु। ड्यू जो है ये क्या है, एडजेक्टिव। टू है प्रीपोजिशन। प्रिजर्वेशन है नाउन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। कंसर्न है नाउन और ये होता है चिंताएं। यहाँ पर वर्ड टू वर्ड हिंदी और वर्ड टू वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि तो जो संग्रहालय था उसने प्रिजर्वेशन की चिंता के कारण प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित ना करने का निर्णय लिया, यानी कि डिस्प्ले ना करने का निर्णय लिया। यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है कि जो संग्रहालय था उसने बहुत सारी चिंताओं की वजह से प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन जो था वो संग्रहालय में ना करने का निर्णय लिया। अब हम देखेंगे ऑप्ट के रूल्स। ऑप्ट जो होता है वो अपने साथ दो चीजें लेता है, एक तो फॉर प्रीपोजिशन और एक अगेंस्ट प्रीपोजिशन। ऑप्ट फॉर, ऑप्ट अगेंस्ट। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है टू चूज टू डू, कोई चीज को करना। और ऑप्ट अगेंस्ट का मतलब होता है चूज नॉट टू डू, मतलब कि किसी चीज के अगेंस्ट काम करना या फिर कोई चीज करने से रोकना। अब ये जो गिवन सेंटेंस है यहाँ पर आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता चला कि एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। ऐसे पता चला कि यहाँ पर है कंसर्न, ठीक है। अब कंसर्न की वजह से कोई प्रदर्शन को करेगा तो नहीं, मतलब ऑप्ट फॉर तो नहीं आएगा कि उन्होंने इतनी सारी चिंताएं थी कि उन्होंने प्रदर्शन किया, मतलब अपना उन्होंने प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित किया, ऐसा तो कोई सेंस आ नहीं रहा। कंसर्न आ गया, नेगेटिव चीज आ गई, तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। तो ऑप्ट अगेंस्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगेंस्ट, क्योंकि जो ऑप्ट होता है ये अपने साथ दो ही प्रीपोजिशन लेता है, या तो फॉर या फिर अगेंस्ट। और जो फॉर होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है और जो अगेंस्ट होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। क्योंकि इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है तो इसीलिए यहाँ पर अगेंस्ट आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्ट होता है ये होता है वर्ब और इसका मतलब क्या होता है, टू चूज, टू डिसाइड, चुनना या फिर निर्णय लेना। अब देखिए इसका रूल, ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर के बाद आता है नाउन या फिर जीरो, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मीनिंग होता है कुछ चुनना। सी ऑप्टेड फॉर साइंस, उसने साइंस चुना, पॉजिटिव सेंस। ही ऑप्टेड फॉर स्टेइंग एट होम, उसने घर पर रहना चुना, ये भी पॉजिटिव सेंस है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या है, साइंस नाउन है। फोर के बाद ये स्टेइंग क्या है, जीरंड, जो कि एक नाउन की तरह बिहेव करता है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद हमको नाउन चाहिए होता है, वो अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्ट अगेंस्ट का रूल, ऑप्ट अगेंस्ट के बाद नाउन या जीरंड आता है और इसका मतलब होता है किसी काम के विरुद्ध में निर्णय लेना, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑप्टेड अगेंस्ट ट्रेवलिंग, मतलब उन्होंने यात्रा ना करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर ये देखिए अगेंस्ट क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये ट्रेवलिंग क्या है, जीरंड।
नाउन। द क्यूरेटर ऑप्टेड अगेंस्ट डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट, मतलब कि क्यूरेटर ने वस्तु प्रदर्शित ना करने का निर्णय लिया। ठीक है, मतलब कि वो जो संग्रहालय का हेड होता है उसने वस्तुओं को प्रदर्शित ना करने का निर्णय लिया अगेंस्ट, और इसके बाद नाउन आना चाहिए, इसीलिए जीरंड गिवन है। डन। अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें हम चेक करते हैं। यहाँ पर विद दिया है, लेकिन हमें पता है कि ऑप्ट अपने साथ सिर्फ अगेंस्ट और फॉर ही लेता है, तो ये विद और ऑन हो जाएंगे गलत। अब यहाँ पर ऑप्ट के साथ अगेंस्ट क्यों आएगा, फॉर क्यों नहीं आएगा, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, ये हो जाएगा गलत। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आएगा अगेंस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी फिलिप्स से है। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 4 क्वेश्चन तो फिलिप्स से आ ही रहे हैं। ठीक है, अब चाहे वो फिलिप्स ग्रामर से रिलेटेड हो या फिर वोकैब से। तो यहाँ पर देखिए, नाइदर द एडिटर नॉर द कंट्रीब्यूटर्स विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस अनकंडीशनली, ना तो एडिटर्स ने और ना ही कंट्रीब्यूटर्स ने जो चेंजेस अनकंडीशनली की गई थी उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यूज होगा नाइदर और नॉर का। नाइदर नॉर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। उससे पहले हम इसको करेंगे, इस पूरे सेंटेंस डिकोड, पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके हिंदी में। नाइदर क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। द है आर्टिकल, एडिटर है नाउन, जिसका मतलब होता है, एडिटर का मतलब संपादक होता है। नॉर, नाइदर नॉर कंजंक्शन। द है आर्टिकल, कंट्रीब्यूटर है प्लूरल नाउन, और इसका मतलब होता है योगदानकर्ता। या फिर लेखक गण। और यहाँ पर है खालिस्तान। विलिंग, विलिंग क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है इच्छुक। टू है यहाँ पर प्रीपोजिशन, एक्सेप्ट है वर्ब, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं इंफिनिटिव। द है आर्टिकल, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। चेंजेस, बदलाव, और चेंजेस यहाँ पर है क्या, नाउन है। अनकंडीशनली, एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, बिना शर्त के। अब इस पूरे का मीनिंग ये है, ना तो संपादक और ना ही योगदानकर्ता बिना शर्त के बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर ये भी देखिए, ये रूल भी जो मैंने यहाँ अटैच किया है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के माइंड मैप वाले क्लास से है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ माइंड मैप जो है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये माइंड मैप इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक बार इसको कर लेंगे तो रूल्स कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टू द पॉइंट आपको चीजें मिलेंगी। नो अनदर फालतू डिस्कशन, नथिंग एल्स, ओनली कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी विद एग्जांपल्स, विद रूल्स और विद कॉन्सेप्ट। और अगर आपको भी अपना कॉन्सेप्ट करना है क्लियर, तो इस डिस्क्रिप्शन में है उस माइंड मैप का लिंक, प्लेलिस्ट का भी और टॉपिक वाइज भी। तो चलिए, रूल नंबर 8 में था यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, उस माइंड मैप में मैंने रूल नंबर 8 में पढ़ाया था कि और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये है रूल्स। और इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वहां पर बताया था कि जब कभी भी ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में आते हैं तो जो वर्ब आता है वो आता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि क्लोजर टू द वर्ब है।
यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर नॉर है और फिर एक सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर आ गया वर्ब। तो ये वर्ब सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, ये डिसाइड वो करेगा जो वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट है। ये दूर वाला डिसाइड नहीं लेगा, ठीक है? तो डिसीजन किसका होगा? पास वाले सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी मैंने अटैच किया था, इतने अच्छे से वहाँ पर ब्यूटीफुली अरेंज करके पढ़ाया गया है कि आपके दिमाग में एक एक चीज़ अच्छे से बैठ जाएगी। और अगर जो अब भी आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए राम और आ गया ना यहाँ पर हिज फ्रेंड्स, इज या आर बिजी। फ्रेंड्स क्या है? एस लगा हुआ है तो ये है प्लूरल नाउन और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगा वो लगेगा ये पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पर आना चाहिए आर। तो राम और हिज फ्रेंड्स आर बिजी, ठीक है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है नाइदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द क्लोथेस। अब जब भी सेंटेंस में ऑफ आपको दिख जाए ये होता है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? और हमें जो वर्ब लगाना होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है, इसीलिए तो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। तो अब आपने यहाँ ये देख लिया कि ये प्रीपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्ट है। और मैंने बोला कि पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है तो पास वाला है द साइज और द साइज क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? सिंगुलर। क्या होगा? नाइदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द क्लोथेस आर गुड। नेक्स्ट देखिए आइदर शिव और शक्ति प्रेजेंटेड देयर या फिर हिज पीपीटी। तो आइदर बोला है या तो इसने, तो किसी एक ने किया, इसीलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो देयर नहीं, वो भी क्या आएगा? सिंगुलर, ठीक है? हिज। ओके, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भी इन लोगों के साथ जो ऑब्जेक्ट यूज होगा वो होगा ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंगुलर। एक ये होता है ऑफ जो कि होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और प्रेजेंटेड है वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ये। और ये मेनली वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई है कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट यूज होगा यहाँ पर। ओके, अब चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो वर्ब आएगा ये है सब्जेक्ट 1 और ये है सब्जेक्ट 2 और इस वर्ब के सबसे पास है ये वाला सब्जेक्ट जो कि है प्लूरल और इसी के अकॉर्डिंग आएगा वर्ब। तो अगर जो ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पर इज, वॉज, हैज तो आएगा नहीं, तो क्या बचा? वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? वीडियो के कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नाइदर नॉर आइदर और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी होते हैं तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात है नहीं। बस एक बार आप माइंड मैप देख लेंगे ना तो जितना भी आपका कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर एरर बताना है, मतलब कि एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन है। हमेशा की तरह पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे डिकोड। डेट क्या है? कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। नन क्या है? प्रोनाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ पर देखिए नन ऑफ आ गया है। यहाँ पर भी रूल नंबर 4 अप्लाई होगा जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा, ठीक है? वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं डिकोड कर देती हूँ, उसके बाद से हम रूल देखेंगे। ये द क्या है? आर्टिकल है। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? यहाँ पर नाउन है, वो भी प्लूरल। और रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। ओके, फाउंड, फाउंड क्या है? वर्ब है, मतलब कि पाया। द क्या है? आर्टिकल है। प्रपोजल क्या है? नाउन है, जिसका मतलब होता है प्रस्ताव। वाइबल क्या है? एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है संभव। इज है वर्ब
लेस है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है कम। सरप्राइजिंग है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक। देन है कंजंक्शन, द है आर्टिकल, फैक्ट, फैक्ट है नाउन मतलब कि तथ्य। डेट है कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। नाइदर है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ये भी क्या है, कंजंक्शन नहीं है। यहाँ पर नाइदर नॉर, यहाँ पर अगर आप देखें तो रूल नंबर 4 तो अप्लाई हो ही रहा है, साथ साथ में इसमें रूल नंबर 8 जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में कराया वो भी यूज हो रहे हैं यहाँ पर। द क्या है, आर्टिकल। चेयर पर्सन, चेयर पर्सन क्या है, नाउन जिसका मतलब होता है अध्यक्ष। द है आर्टिकल। लीगल, लीगल है एडजेक्टिव जो कि होता है कानून। काउंसिल, काउंसिल होता है नाउन जिसका मतलब होता है वकील या फिर सलाहकार। वर्ब होता है वर्ब। ब्रीफ्ड, ये भी होता है वर्ब, जानकारी दी गई, ब्रीफ किया किसी को। बिफोर हैंड, बिफोर हैंड होता है एडवर्ब और इसका मतलब होता है पहले से। ओके, तो ये हो गया डिकोडिंग। अब हम इस पूरे का मतलब जानेंगे। मतलब ये है कि किसी भी प्रतिनिधि ने प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल का संभव नहीं पाया। यह बात उतनी आश्चर्यजनक थी कि जितनी यह तथ्य की ना तो अध्यक्ष और ना ही कानूनी सलाहकार को पहले से जानकारी दी गई थी। ओके, अब यहाँ पर आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। एक तो ये नन ऑफ, दूसरा है ये नाइदर नॉर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नन ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 में भी कराया, जिसमें कि वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ कराया था, तो यहाँ पर नन ऑफ आ गया है। आप देख रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है और जो मैंने आपको पढ़ाया है माइंड मैप में, उससे क्वेश्चन अभी फिलहाल आपने 3 क्वेश्चन देखे। अभी इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं जो कि सेम टॉपिक से आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इनके बाद जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। तो यहाँ पर आपने देखा जो रिप्रेजेंटेटिव्स था ये क्या था, नाउन था, और जो फाउंड था ये है वर्ब। ये दो चीज आपने क्लियर कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग नाउन तो प्लूरल ही होता है बट वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, नाउन है प्लूरल और वर्ब है सिंगुलर। तो इस पोर्शन में कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, वन वाले में कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है, डेट, एक और कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करके रख लेना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 रूल अप्लाई हुए हैं। अब ये देखिए डेट, मैंने आपको एक और चीज सिखाया है लास्ट वीडियोस में, डेट प्लस क्लोज जो होता है मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब। तो ये पूरा ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। और जो नाउन क्लोज होता है वो बिहेव करता है सिंगुलर सब्जेक्ट की जैसे। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो अपने साथ लेता है सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी लेगा सिंगुलर ही। तो इसलिए यहाँ पर इज है और इज है सिंगुलर है। लेस सरप्राइजिंग देन द फैक्ट्स, तो जो पार्ट 2 है वो भी करेक्ट है। यहाँ से आपको पता चला कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही करेक्ट है। अब हम पार्ट 3 और पार्ट 4 देखेंगे। तो यहाँ से आपने देखा कि 2 रूल अप्लाई हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला।
और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हम कवर कर चुके हैं। अब है डेट के बाद नाइदर और नॉर का कॉन्सेप्ट। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में आपको समझाया कि जो और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये वर्ब लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट उनके पास हो। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा फ्रेंड्स इसके पास है वर्ब के, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिया था इन्होंने प्लूरल। ओके, मैंने आपको अभी क्वेश्चन 10 में ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है नाइदर द चेयरपर्सन नॉर द लीगल काउंसिल। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट 2। अब इस वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, ये वाला, और ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने वर्ब क्या दे दिया है, प्लूरल, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पर एरर हो जाएगा। और हमको यहाँ पर वर्ब की जगह क्या चाहिए, वॉज चाहिए। तो आप देख रहे हैं डिकोडिंग करने के बाद एक एक चीज को किस लेवल पर यहाँ पर क्लैरिटी आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कम से कम, यहाँ पर कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 3 रूल ही अप्लाई हुए हैं। एक तो वो नाउन क्लोज वाला, दूसरा रूल नंबर 4 और रूल नंबर 8 जो कि मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। तो अभी हमने देखा जो एरर है वो है यहाँ पर वर्ब की जगह होना चाहिए वॉज, और क्यों होना चाहिए ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 भी एरर से है। यहाँ पर neither the projection of the growth nor the estimation of deficit trend appear to have accounted for the liquidity constraints that small scale enterprises face during the cycle downturn in demand। तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं नाइदर और नॉर आ गया है। रूल नंबर 8 अप्लाई होगा इसमें भी, जो कि आप देख रहे हो 8, 9, 10, 11 चारों क्वेश्चंस में सेम रूल अप्लाई हो रहा है। सेम रूल अप्लाई होने का मतलब इन द सेंस है कि ये तीनों चारों क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे गए हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो मैंने माइंड मैप वाली सीरीज स्टार्ट की थी, एट दैट टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप भी जा करके ये माइंड मैप वाली सीरीज को देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारी क्लैरिटी बहुत ही कम टाइम में मिलेगा, विद कॉन्सेप्ट, विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है नाइदर, ये है नॉर, यहाँ पर ऑफ के बाद ये है ऑब्जेक्ट क्योंकि ये है प्रीपोजिशन, और ये द प्रोजेक्शन TION लगता है नाउन के पीछे, ये है नाउन। द एस्टिमेशन TION, ये भी क्या है, नाउन। द क्या है, आर्टिकल, और यहाँ पर भी द है आर्टिकल, और ये नॉर और नाइदर है कंजंक्शन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। और ये चीज मैंने प्रीपोजिशन, नाउन, इन सब में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है प्रीपोजिशन और नाउन वाला, वहां से जाकर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं माइंड मैप्स के थ्रू, ठीक है, जिससे कि लर्न करना भी आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमको वर्ब का यूज करना होता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आएगा ये है वर्ब, ठीक है। अब नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहले हम अप्लाई करके देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में कोई एरर तो नहीं है। तो फर्स्ट वाले में तो कोई एरर नहीं। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए हमें नाइदर नॉर का रूल देखना होगा। जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 8 जो कि 3 क्वेश्चन में लगातार पूछा जा चुका है, इसमें वो भी एक ही शिफ्ट में, आप देख रहे हो वो भी एक ही शिफ्ट में, यहाँ पर और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे जो गिवन थे, इसका मैंने बार बार आपको रूल यही बताया कि जो वर्ब यूज होता है वो उसके अकॉर्डिंग यूज होता है जो उसके पास वाला सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर भी यही लिखा है, इफ द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज सिंगुलर, इफ द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर ये था वर्ब, और वर्ब के जस्ट पास वाला जो सब्जेक्ट है
यानी कि ये सब्जेक्ट 2 और ये सब्जेक्ट 1 था। तो जो पास वाला सब्जेक्ट है, ये वाला, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। डन। लेकिन आपको क्या वर्ब वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो याद है मैंने बोला था जो वर्ब होता है वो सिंगुलर तब होता है जब उसके साथ एस या ईएस लगा हो, और जो वर्ब प्लूरल होता है उसके साथ एस या ईएस नहीं लगा होता। ये रूल आपको याद है? और अगर नहीं याद है तो डिटेल में अगर समझना है तो आप वर्ब वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए अपीयर क्या है? प्लूरल दे दिया है, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल क्यों लगेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब दे दिया है इन्होंने प्लूरल। तो जो मेन एरर है यहीं पर है, इसी में क्या है एरर? अपीयर ना होकर यहाँ पर होना चाहिए अपीयर्स, और ये अपीयर्स क्या है? सिंगुलर वर्ब। डन। तो इस क्वेश्चन में मेन एरर कहाँ पर मिला हमको? इस क्वेश्चन में मेन एरर मिला है पार्ट नंबर 2 में, यहाँ अपीयर में। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। डन। मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोला कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और माइंड मैप कितना ज्यादा हेल्पफुल है ये भी आप देख रहे हैं। माइंड मैप ही है जिसकी वजह से मैं आपको इतने इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाई हूँ, ठीक है? नहीं तो सेम चीज एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता और आपको समझने में भी समय लगता, ठीक है? तो अगर आपको भी कम समय में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप एक बार वो माइंड मैप वाला प्लेलिस्ट जरूर देखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 ये है एक्टिव से पैसिव हमें इसमें बनाना है। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया है कि यहाँ पर वीटीआर फॉलो करना है। सबसे पहले वर्ब चेक करो, तो वर्ब क्या है? विल। और विल, कैन, कुड, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं, ठीक है? ये क्या है? मॉडल वर्ब है। यहाँ से पता चला कि मॉडल वर्ब है, ठीक है? अब रूल क्या होता है मॉडल वर्ब के लिए? मॉडल वर्ब के लिए अगर एक्टिव में विल है, विल प्लस V1 होता है, ठीक है? तो पैसिव में ये है एक्टिव। अब इसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो आना चाहिए विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम ऑप्शंस देखेंगे कि किसमें विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये एक्टिव है और ये पैसिव। तो पैसिव में देखते हैं, यहाँ पर है विल, यहाँ भी विल, यहाँ भी विल, यहाँ पर भी विल। अब इसके बाद यहाँ पर बी है, यहाँ पर बिंग है, बिंग आ गया रॉन्ग, हैव बीन रॉन्ग। विल के बाद यहाँ पर अब कुछ भी नहीं दिया है, जो कि ये V3 से पहले हमको बी चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, इसीलिए ये हो जाएगा गलत। अब यहाँ पर देखिए विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म सब मिल गया यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये वाला है करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आप देखिए कि रूल, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, ये दो चीजें मिल करके आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड को 10 गुना बढ़ा देगी, जिसकी वजह से आप कितना भी हार्ड पेपर आ जाए 8 to 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर देंगे। इसीलिए फिलहाल अभी जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, वो आपके लिए एक बेस तैयार करेगा। जब आप एग्जाम में जा करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें वहां पर आपको काम आएगी। ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो यहाँ पर तो आप टाइम बचा लोगे, लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे तो हॉल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तब आपको ऐसा फील होगा, रिग्रेट फील होगा कि काश मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होता तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ होता। और मेन प्रॉब्लम होता है टाइम का। तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये है होमोनिम से। यहाँ पर बोला गया है जो ये हाईलाइटेड वर्ड है इसका हमें बताना है होमोनिम। जैसा कि आप जानते हैं होमोनिम्स का मतलब होता है दो मीनिंग,
द गार्ड्स स्टूड इन पाइक फॉर्मेशन। पाइक का मतलब होता है भाला, और मेनली आपको इसी पर फोकस करना है। अलोंग द कोजवे, कोजवे होता है पुल। अलोंग का मतलब के किनारे, स्टूड का मतलब खड़े, गार्ड्स का मतलब पहरेदार। ओके, और इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जो गार्ड्स हैं वो पुल के किनारे भाला फॉर्मेशन हो, मतलब कि भाले जैसी बनावट में खड़े हैं। अब इस पाइक का एक मतलब आपने देख लिया कि भाला होता है। पाइक का दूसरा मतलब भी मैं आपको दिखाती हूँ विजुअल्स के साथ कि जो दो मतलब होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद से आप इन ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे। तो पाइक का एक मतलब होता है वेपन, जो कि ये भाला, नुकीला भाला आप देख सकते हैं, और दूसरा मतलब होता है पाइक। पाइक का मतलब कि फिश। ये जो फिश है ना, इसको भी हम पाइक बोलते हैं, इसका नाम भी क्या है, पाइक। अब ऑप्शंस देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 है द एंगलर पुल्ड अ लार्ज पाइक फ्रॉम द आइस लेक। तो यहाँ पर जो एंगलर है, एंगलर किसको बोलते हैं, मछुआरे को हम बोलते हैं एंगलर, मछुआरा। एंगलर का मतलब मछुआरा। पुल्ड का मतलब खींचना, पुल्ड का मतलब खींचकर निकालना। लार्ज का मतलब बड़ी। पाइक का मतलब फिश, तो बड़ी पाइक फिश, मतलब कि बड़ी सी फिश उसने खींच कर निकाला। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है, कहीं से खींच कर निकालना। द आइस लेक, तो आइस का जो लेक था उसके अंदर से एक मछुआरे ने पाइक नामक फिश को, बड़ी सी फिश को खींच कर निकाला। और हमारे सेंटेंस में, क्वेश्चन में जो दिया गया था, उस पाइक का मतलब भाला था, और यहाँ पर पाइक का मतलब फिश। ठीक है, नॉर्मली आप इतने में ही पता कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है। ओके, लेकिन फॉर द बेटर क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पर बाकी के 3 ऑप्शंस का मीनिंग भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द रेबल was punished by being placed on the pike। तो जो रेबल कौन होते हैं, रेबल होते हैं, पनिश्ड का मतलब होता है दंडित, पाइक का मतलब यहाँ भाले से है, क्योंकि किसी को दंड दिया जा रहा है वो भी भाले से, भाला। तो यहाँ पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि विद्रोही को भाले पर चढ़ाकर दंड दिया गया। अब नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है, द इन्फेंट्री पाइक स्प्लिट द एनिमीज फ्रंट लाइन। इन्फेंट्रीज होते हैं पैदल चलने वाली जो सेना होती है ना, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट्रीज, पैदल सेना। तो पैदल सेना जो थी वो भाला, इसका मतलब ये हो गया भाला, क्योंकि सेना है तो उसके पास भाला ही होगा, मछली तो होगी नहीं। स्प्लिट का मतलब चीरना या फिर चीर कर। फिर उसके बाद ये एनिमीज फ्रंट लाइन का मतलब, इस पूरे का मतलब क्या है, एनिमी का मतलब तो होता है दुश्मन, और एनिमीज फ्रंट लाइन का मतलब दुश्मन की अग्रिम पंक्ति। अब इस पूरे का मतलब क्या है, पैदल सेना के भाले ने दुश्मन के आगे की पंक्ति को तोड़ दिया, चीर दिया, मतलब कि तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है द पाइक ग्लीम्ड बिसाइड द वेटर्न्स एरमोर। तो यहाँ पर ये क्या है, पाइक। ग्लीम का मतलब क्या होता है, चमक। बिसाइड का मतलब के पास। वेटर्न आर्मर का मतलब होता है अनुभवी। सैनिक।
तो यहाँ पर अगर सैनिक है तो पाइक का मतलब तो पक्का भाला से ही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर बोला गया है, पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अनुभवी सैनिक के कवच के पास एक भाला चमक रहा था। यहाँ पर ये वेटरन्स का मतलब होता है अनुभवी सैनिक और इस एरमोर का मतलब होता है कवच। ठीक है, तो अनुभवी सैनिक के कवच के पास एक भाला चमक रहा था। अब आपने इन सारे सेंटेंस का मतलब पता कर लिया। मैक्सिमम आपको इस लेवल का एनालिसिस या फिर यूं कहें सॉल्यूशन कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये ऑप्शंस है, इसका मतलब ये लग नहीं रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, फिर उसके बाद से ये आपको एक ऑप्शन को मार्क कर देंगे कि हाँ ये वाला करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्या मतलब है, क्या नहीं है, वो सब किसी को मतलब नहीं है। सीधा आंसर मार्क करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा आंसर विद सॉल्यूशन। विद सॉल्यूशन सिर्फ कहने के लिए नहीं, कि कहने के लिए कि हाँ ये सॉल्यूशन है इसका और मार्क करके चले गए। यहाँ पर विद कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे कि आपको मतलब भी समझ आए कि हाँ इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, या फिर इसका मतलब क्या है। सिर्फ कहने के लिए मार्क करके चले जाने से कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर नहीं हुआ, बस आंसर पता चल गया, लेकिन ये सेम क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होकर आएगा। और आ भी गया तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए पहले कि ये पाइक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पाइक का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है और मीनिंग जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मीनिंग जाने आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर था भाले से मतलब, ये भी भाला था, ये भी भाला और ये भी भाला, और यहाँ पर ये जो पाइक है ये है फिश। ठीक है, डन। कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपको पैसिव से एक्टिव में करना है चेंज। पैसिव में अब आपको मैंने यहाँ पर फिर से बताया कि एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ये रूल अप्लाई करो। ये है ट्रिक। ठीक है, पहले क्या करोगे आप? वर्ब चेक करो। वर्ब यहाँ पर क्या है? विल हैव बीन डिलीवर्ड, V3। ठीक है, तो क्या बन रहा है? विल हैव बीन प्लस V3, ये है पैसिव और इसको आपको करना है एक्टिव में चेंज। ठीक है, एक्टिव में होता है विल हैव प्लस V3 होता है, ये होता है पैसिव के लिए और ये होता है एक्टिव में चेंज करने के लिए। यहाँ पर आपने क्या किया? पहले आपने वर्ब देखा, वर्ब देखकर आपने टेंस पहचाना। ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। डन। जब आपको ये पता चला कि ये है फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन, तो आपने इसमें रूल लगा दिया फ्यूचर परफेक्ट का, और फ्यूचर परफेक्ट जो होता है एक्टिव में होता है विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पैसिव में होता है विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमको ऑप्शंस में देखना है कि विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में है। यहाँ हैड और यहाँ हैज है, इनको पहले ही कट कर दो। यहाँ पर सिर्फ विल है, ये भी गया। विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 15 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। यहाँ पर दिया गया है हाईलाइटेड पार्ट ये, और यहाँ पर हमें हाईलाइटेड पार्ट जो है उसको करना है रिप्लेस, और यहाँ पर क्या आना चाहिए वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको मैं बताती हूँ कि कौन सा वर्ड है जिस पर कि ये पूरा सेंटेंस डिपेंडेंट है और उस वर्ड का रूल क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी ये जो रिटर्न है और ये जो बैक है, ये दोनों वर्ड्स इस पूरे सेंटेंस में कहाँ पर क्या यूज होगा वो डिसाइड करेंगे। तो पहले हम इन दोनों वर्ड्स के रूल्स देखेंगे। तो रिटर्न पहले देखेंगे। रिटर्न क्या होता है? एक वर्ब होता है जिसका मतलब क्या होता है? वापस आना या फिर लौटना। इसके फॉर्म्स होते हैं रिटर्न, रिटर्न्ड या फिर रिटर्न्ड। ओके, फिर सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो रिटर्न है, रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। ठीक है, अब क्यों नहीं आता? क्योंकि जो रिटर्न है इसका मतलब होता है कम या फिर गो बैक। रिटर्न का मतलब ही पहले ही होता है कि पीछे जाना, और बैक का मतलब भी क्या होता है? पीछे।
अब अगर रिटर्न और बैक एक साथ यूज हो गया तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए अब आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि रिटर्न और बैक एक साथ नहीं आते। यहाँ पर मैंने आपको कोर कॉन्सेप्ट बता दिया है, रूल बता दिया है, जिससे कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे। रिटर्न का मतलब भी बैक, बैक का मतलब भी बैक। रिटर्न का मतलब ऑलरेडी है कि पीछे जाना, और बैक का मतलब भी पीछे। तो इसीलिए रिटर्न और बैक एक साथ नहीं लगते। एसएससी इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाती है। ठीक है, मेनली वो इनकरेक्ट क्या क्या देगी वो देखिए। ही रिटर्न बैक होम, यहाँ पर इन्होंने रिटर्न भी लगाया, बैक भी लगाया, तो ये वाला क्या है, इनकरेक्ट बोला मैंने, तो ये इनकरेक्ट है। या तो यहाँ से बैक हटा दो या फिर रिटर्न हटा दो। ठीक है, मेनली हम बैक को ही रिमूव कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न क्या है, वर्ब। अब देखिए, सी रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पर भी रिटर्न के साथ बैक, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से इनकरेक्ट देती है वो। ओके, अब यहाँ पर करेक्ट देखिए, सी रिटर्न होम, सी रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। और एसएससी बार बार रिटर्न बैक दे करके बच्चों को कर देती है कंफ्यूज। और अगर जो बच्चा सिर्फ ऑप्शन देखकर टिक मार्क करने वाली वीडियोस देखकर गया होगा, या फिर सिर्फ ऐसे ही तुक्का लगाकर जो बोलते हैं ना कि ऑप्शंस देख कर के ऐसे ही जो कुछ नहीं पड़ता उसका हम सॉल्व करा देंगे, इस टाइप ऑफ वीडियोस देख कर गया है और कोर कॉन्सेप्ट उसको पता नहीं है, तो उसके मार्क्स तो वैसे ही कम आएंगे। और फिर बच्चा खुद को ब्लेम करता है, मैंने तो बहुत पढ़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुमने पढ़ा, क्या उन कॉन्सेप्ट को समझा? और अगर जो कॉन्सेप्ट समझोगे तो मार्क्स हमेशा ऊपर ही आएंगे। ओके, तो इसीलिए आपके लिए मेन फोकस होना चाहिए रूल्स और कॉन्सेप्ट ग्रामर के लिए। अब यहाँ पर देखिए, रिटर्न के साथ प्रिपोजिशन का रूल क्या होता है। रिटर्न प्लस होम, नो प्रिपोजिशन। ठीक है, अगर जो होम की बात हो रही है, घर पे आने की बात हो रही है, तो वहां पर कोई प्रिपोजिशन नहीं लगेगा, क्योंकि एसएससी जो एरर्स देती है उसमें वो मेनली रिटर्न टू होम देती है, जो कि जो होम वर्ड आ गया रिटर्न के साथ, तो ये कोई प्रिपोजिशन नहीं लेगा, तो टू तो लेगा ही नहीं। रिटर्न के बाद डायरेक्ट होम आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, रिटर्न टू होम, रिटर्न बैक टू होम। एक तो इन्होंने रिटर्न के साथ बैक यूज किया, जो कि अभी मैंने आपको बताया रूल नंबर 1 और 2 में कि ये यूज हो ही नहीं सकता। और दूसरे नंबर पे सोने पे सुहागा इन्होंने ये दे दिया टू, जो कि प्रीपोजिशन इसके साथ आता ही नहीं है रिटर्न के साथ, वो भी स्पेशली जब होम की बात हो रही हो। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि किस तरीके से एक एक वर्ड सेंटेंस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक वर्ड पूरे सेंटेंस में कौन सी जगह पर क्या आएगा वो डिसाइड करता है। जैसे कि इस सेंटेंस में ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न के साथ तो बैक आता नहीं है, और जब होम की बात हो तो इसके साथ टू भी नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। डन। अब देखिए, रिटर्न टू प्लेस, अब रिटर्न के साथ टू और प्लेस ये कब लगता है, होम क्या है, एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर रिटर्न के साथ टू नहीं लगता। लेकिन प्लेस हो, वो भी कैसा प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस, जिस प्लेस का कुछ नाम हो, जैसे कि स्कूल हो गया, इंडिया हो गया, ऑफिस हो गया, इस तरीके से स्पेसिफिक प्लेस दिया हो, तो वहाँ पर हम रिटर्न के साथ टू यूज करते हैं। जैसे कि ही रिटर्न टू स्कूल, सी रिटर्न टू इंडिया, दे रिटर्न टू ऑफिस। सिर्फ होम ही जो है वो है एक्सेप्शन। रिटर्न फ्रॉम और प्लेस, अब ये कहाँ यूज होता है, कहीं से लौटने का सेंस हो। ठीक है, जैसे कि ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। दिल्ली से आना मतलब से, कहीं से आने का सेंस। ठीक है, रिटर्न टू का मतलब होता है कहीं पे आना। पे आना मतलब कि मान लीजिए आप रहते हैं हरियाणा और जा रहे हैं दिल्ली, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर जो आप ऐसे सोचें, वो दिल्ली आया, दिल्ली क्या मतलब कि कहीं पे आया, पे आना, ये सेंस आ रहा है, तो ही रिटर्न
टू दिल्ली, ये होगा, ठीक है। और ये हरियाणा से दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पर फ्रॉम का सेंस आ रहा है, मतलब कि से, कहीं से आना। ही रिटर्न फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। से आने के लिए होगा फ्रॉम का यूज, और पे आने के लिए, मतलब कहीं पे आने के लिए होगा टू का यूज। अब ये जो रिटर्न होता है वो वर्ब के साथ साथ नाउन का भी काम करता है। नाउन का जब काम करेगा तो उसका मतलब होता है वापसी। जैसे कि हिज रिटर्न्स वाज अनएक्सपेक्टेड, उसकी जो वापसी थी, यहाँ पर ये नाउन है और ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, ये वर्ब है, और हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो उसका आना अनएक्सपेक्टेड था। ऑन हिज रिटर्न वी सेलिब्रेटेड, ये है नाउन। तो उसका आना अनएक्सपेक्टेड था एक तो हो गया, और उसके आने पर हमने सेलिब्रेशन किया। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या समझाया, उसमें गलत क्या था और सही क्या था। रिटर्न बैक रॉन्ग होता है, रिटर्न क्या होता है, करेक्ट, ओनली रिटर्न। रिटर्न बैक टू होम, होम के साथ टू नहीं आता और रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग, रिटर्न होम। रिटर्न टू होम, होम के साथ टू नहीं आता, ये हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा रॉन्ग। रिटर्न टू हाउस, ठीक है। तो हाउस जो है, ये एक और चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जो हाउस है वो बिना आर्टिकल के आता ही नहीं है, अपने साथ द जरूर लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटर्न टू द हाउस, ये होगा करेक्ट। और ये जो रिटर्न यूज़ होता है फॉर्मल में यूज़ होता है, जिसमें कि हम रिटर्न इंग्लिश यूज़ करते हैं उसके लिए। और जो गो बैक होता है या फिर बैक होता है, ये इनफॉर्मल में जो हम नॉर्मल स्पीक करते हैं उसमें यूज़ होता है, जैसे कि वी वेंट बैक होम और ही रिटर्न होम। तो यहाँ पर आपने रूल्स और कोर कॉन्सेप्ट, रिटर्न, रिटर्न के साथ प्रीपोजिशन, उसके साथ बैक किस तरीके से यूज़ होता है, सब कुछ देखा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया है कि रिटर्न बैक टू होम। एक तो इन्होंने रिटर्न दिया है, अब इस रिटर्न की वजह से यहाँ बैक तो आएगा नहीं, बैक को हटा दो। अब यहाँ पर होम है, होम की वजह से यहाँ पर टू का भी यूज़ नहीं होगा, तो टू भी हटा दो। तो क्या बचेगा, रिटर्न होम बचेगा ओनली, ओके। यहाँ पर क्या है, बैक टू देयर हाउस, ये तो होगा नहीं, हाउस है तो यहाँ पर द आना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर होम दिया है तो हम हाउस में तो बदल नहीं देंगे। फिर यहाँ पर देखिए वेंट बैक टू हाउस, फिर से इन्होंने हाउस, यहाँ पर भी हाउस, तो ये तीनों ही रॉन्ग। और मैंने जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। यहाँ पर भी हाईलाइटेड पार्ट जो है उसे हमें करना है इम्प्रूव। क्वेश्चन है ही वॉज एक्यूज्ड फॉर थेफ्ट। तो यहाँ पर जो मेन गेम खेल रहा है वो वर्ड है एक्यूज्ड, ठीक है। अब हम एक्यूज्ड के रूल्स देखेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्यूज्ड के साथ क्या वर्ड यूज होता है और क्या यूज नहीं होता। इसका रूल और स्ट्रक्चर ये होता है कि एक्यूज्ड के बाद समवन आता है और समवन के बाद ऑफ लगता है और ऑफ के बाद आता है समथिंग। मतलब एक्यूज्ड के बाद हमेशा हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये जो एक्यूज्ड है ये अपने साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, ऑफ। कुल मिलाकर आपको बस इतना यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट बी प्लस एक्यूज्ड, ऑफ और क्राइम, ये है स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बी फॉर्म आएगा वर्ब का, फिर उसके बाद एक्यूज्ड आएगा, फिर ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, फिर उसके बाद जो भी क्राइम या फिर कुछ होगा समथिंग वो आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो याद रखने के लिए ए ओ एफ याद रखिए। तो यहाँ पर आपको पता चला कि एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर फोर दिया है तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर क्या आना चाहिए, करेक्ट, ऑफ। ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पर विद है, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ बाय है, ये भी रॉन्ग। यहाँ ऑन है, ये भी रॉन्ग। यहाँ ऑफ है। तो हमने देखा कि एक्यूज्ड अपने साथ सिर्फ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। डन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर बोला गया है कि डायरेक्ट स्पीच जो प्रोवाइडेड है उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है कन्वर्ट।
अब हमें जो स्पीच गिवन है वो है ही सेड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। वीटीआर अप्लाई करो, सिंपल सा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ कि जब क्वेश्चन पूछा गया होता है तो ही सेड जो होता है वो ही आस्क्ड में बदल जाता है। यहाँ पर ही सेड है, इसको पहले ही काट दो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको वर्ब चेक करना है। वर्ब क्या है? हैव बीन वेटिंग, मतलब कि हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाला। तो इसको देखकर आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। वर्ब पता कर लिया, आप टेंस देखेंगे तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब टेंस कर लिया हमने पता। अब हम रूल अप्लाई करेंगे। अगर ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज। स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। और ये था डायरेक्ट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये वॉज था, ये तो पहले ही कट कर दिया। हैव है, ये भी कट। इसमें हेड है और इसमें भी हेड है, दोनों में हेड है, दोनों आस्क्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हेड के बाद ये वर्ब और ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर पहले इन्होंने वर्ब दे दिया है, लेकिन हमको स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए जिसमें पहले सब्जेक्ट आए उसके बाद वर्ब। ओके, ये हो जाएगा रॉन्ग और ये हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको प्रीवियस सभी वीडियोस में ये वीटीआर की इम्पोर्टेंस समझाई थी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की नंबरिंग गलत हो गई है। 16 के बाद ये होगा 17। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच गिवन है और उसको आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है कन्वर्ट। पहले हम देखेंगे वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर देखिए, वर इम्प्रूविंग, वर प्लस V1 का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब देखकर हमें पता चला कि टेंस ये जो है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर इनडायरेक्ट में हमको दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और तो फिर डायरेक्ट में क्या आना चाहिए? डायरेक्ट में आना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। टेंस देखते ही हमें रूल याद आ जाता है। अब रूल अप्लाई करते हैं। तो रूल अप्लाई करके क्या होगा, यहाँ पर वर जो था वो इज या आर होगा, या इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर वर है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर है नहीं, ये भी रॉन्ग। हैड है, ये भी रॉन्ग। यहाँ पर आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है पैराग्राफ से। तो ये जो पैराग्राफ है, देखिए कि शिफ्ट नंबर 13 सितंबर 2025 का, ठीक है। और सिर्फ अभी तक 6, ये छठा शिफ्ट था, ठीक है, छठा सेट था। इसी में इन्होंने 6 सेट के अंदर ही 3 बार सेम पैराग्राफ और सेम ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट थर्ड, वो भी 13 सितंबर 2025 का। और जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो कि 12 सितंबर 2025 का शिफ्ट नंबर 1 था, उसके अंदर भी इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है रिसर्च के रिगार्डिंग। और आज भी इन्होंने यही सेम क्वेश्चन रिसर्च के रिगार्डिंग ही पूछा है। इतना ही नहीं, अभी और देखिए, अभी जो हमने लास्ट शिफ्ट जो कि लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था 13 सितंबर 2025 का शिफ्ट नंबर 2, उसके अंदर भी इन्होंने सेम पैराग्राफ दिया है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही एग्जाम के समय पर सिर्फ 6 सेट्स के अंदर ही सेम पैराग्राफ 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और अगर जो आज मैं इसे समझाती हूँ और आप इसे समझ कर जाते हैं तो
आपने 3 सेट्स के पैराग्राफ यहीं पर सॉल्व कर लिए। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी कोई सा पैराग्राफ हो, उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस फाइंड करना है। जैसे कि इट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, दिस से भी नहीं होता, और द फाइंडिंग्स ऑफ दिस, किसकी फाइंडिंग? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फाइंडिंग की बात हो रही है। देन डॉक्यूमेंटेड से भी पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन हम कब करते हैं, जब हमें सारी चीज़ें पता हो उसके बाद। पहला रिसर्च वाला ही होगा, क्या है? रिसर्च इज द फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। जो एकेडमिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस होता है, उसका जो फाउंडेशनल पिलर होता है वो क्या होता है? रिसर्च। ठीक है। इंट्रोडक्टरी मतलब टू से इंट्रोड्यूस हो रहा है ये सेंटेंस। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी और ये भी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया सेंटेंस को। अब हमको इसके बारे में फर्दर डिटेल देने वाला सेंटेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो दिस यूज होता है, ये यूज होता है प्रोसेस के लिए। ठीक है। और इट का यूज क्यों होता है? इट का यूज होता है रिसर्च के लिए। यहाँ पर इट से इनका मतलब क्या है? रिसर्च को ही इन्होंने इट से रिप्लेस किया है। ये नाउन है तो इसका रिप्लेसमेंट प्रोनाउन है। ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस। पहले हमने बताया कि रिसर्च होता क्या है। अब हम बताएंगे कि ये जो रिसर्च है, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है डेट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन फॉर अ सब्जेक्ट टू डिस्कवर अ न्यू फैक्ट टू कंफर्म एग्जिस्टिंग वंस। तो फर्स्ट में इन्होंने प्रोसीजर को इलेबोरेट किया है। अब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि ये प्रोसीजर है, उसका प्रोसेस क्या है। जैसे कि दिस कैन आइदर बी थ्योरेटिकल। क्या प्रोसेस है? या तो थ्योरेटिकल हो सकता है। एम टू एक्सपेंड नॉलेज, और ये मेनली क्या इसका एम है? नॉलेज को एक्सपेंड करना। और अप्लाइड सीकिंग टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला सेंटेंस ऐसा है कि जो पूरा का पूरा इस पूरे प्रोसीजर में हम क्या करने वाले हैं वो डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड। देन डॉक्यूमेंटेड, तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा फोर। ठीक है। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसलिए इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये पैराग्राफ्स को किस तरीके से रिपीट कर रहा है आप देख सकते हो। 1 2 3, 3 शिफ्ट्स में सेम पैराग्राफ। इसका आंसर भी यही है, इसका आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी पैराग्राफ से है। यहाँ पर भी हमें पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पता करना है। इट से होगा नहीं, दिस से भी नहीं होगा। द मोस्ट प्रिवलेंट ऑफ दीज, तो इससे भी नहीं होगा। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इससे होगा हमारा सेंटेंस स्टार्ट 2 से। ये हो जाएगा रॉन्ग, ये रॉन्ग, 2 बच गए। अब इसमें 4 है और यहाँ पर 1 है, तो पहले हम इनके अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। पहले 4 वाले को चेक कीजिए। इट्स फंक्शन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपी of the ledger across a vast network of computer। तो it किसके लिए यूज हुआ है मैंने आपको बताया। अब आप एक और चीज ध्यान में रखिए कि it यूज होता है मेनली, ये नाउन है। अब इस नाउन के लिए रिप्लेस करने को बार बार यूज ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इट वाला जो आएगा वो उसके जस्ट बाद ही आना चाहिए। यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये 1 वाला हो जाएगा गलत। ठीक है। अब 1 वाले में बोला है द मोस्ट prevalent of these peer-to-peer network where no signal entities control the entire system। ठीक है। इसके बाद अब ये वाला आएगा, फिर है दिस डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, पहले तो इन्होंने क्या स्ट्रक्चर है वो बताया, इसका फंक्शन क्या है वो बताया, और इसके आने से क्या चीज़ हो सकता है वो बताया। अब ये बता रहे हैं कि इसके डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का कंक्लूजन क्या होगा। ये इंश्योर करेगा सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी बाय रिक्वायरिंग कंसेंस फॉर दिस न्यू रिकॉर्ड ऑफ टू बी एडेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर थर्ड आएगा। 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहे, आप तक जल्दी पहुँचते रहें, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लेकर आने वाले हैं एक बैच।
जो कि एकदम बेसिक टू एडवांस होगा, और यहाँ पर आपको रूल्स प्लस कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलेगा, ठीक है? अब आपको ये बताना है कमेंट में कि आपको माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ना है या फिर नॉर्मल स्लाइड्स के थ्रू। तो अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। Like, share and subscribe for more such videos. Follow me on Insta and Facebook for further information.